हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितनी भी ट्रिक्स वगैरह होती है, हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत अपन ने अभी परसों पोस्ट भी डाली थी एक कि बीएचयू के जितने भी प्रीवियस पेपर है उनको अपन सॉल्व करवाएंगे। जो कि आप बीएचयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और आप लोगों को पता ही होगा कि प्रीवियस पेपर ऑलमोस्ट ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 30 से 40% अपना रोल अदा करते हैं, जिससे कि आप लोगों को पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चनों की लैंग्वेज क्या रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। आज करेंगे अपन बीएचयू का जो 2019 का पेपर है उसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ही अगर इसकी पीडीएफ चाहते हो आप, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को कि एक मुख्य पादप पोषक तत्व की पूर्ति करने वाले उर्वरक को क्या कहा जाता है। जो एक ही मुख्य पोषक तत्व की पूर्ति करेगा उसे क्या कहेंगे? उसे स्ट्रेस उर्वरक कहेंगे, एकल उर्वरक कहेंगे, जटिल उर्वरक कहेंगे या मिश्रित उर्वरक कहेंगे। तो आई होप कि आप सब लोगों को पता ही होगा और इसका काफ़ी लोगों के सही आंसर भी होंगे। तो इससे मैं बात करूंगा तो इसको कहेंगे एकल उर्वरक, क्योंकि ये ओनली एक ही मुख्य पोषक तत्व की बात कर रहा है। तो उससे भी आप अगर थोड़ा बहुत आपको पढ़ा हुआ है तो आप उससे भी इसका राइट आंसर कर सकते थे। इसके अलावा मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्रेब्स चक्र को क्या कहा जाता है? तो सिट्रिक एसिड चक्र कहा जाता है, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र कहा जाता है, या फिर जो सिट्रिक और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र दोनों ही कहा जाता है, या C4 पाथवे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, आई होप कि आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सी हो जाएगा। इसके अंदर इसको दोनों ही बोले जाते हैं, सिट्रिक एसिड चक्र भी कहा जाता है और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी कहा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है कि बैंगन के फल में कड़वा स्वाद होने का कारण क्या है। तो बैंगन के फल में अगर आपका जो कड़वा स्वाद हो जाता है वो किस कारण से होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ये किस वजह से होता है? ग्लाइकोलाइड्स की वजह से होता है, एलाइल प्रोपाइड डाइसल्फाइड की वजह से होता है, या कैरोटिनॉइड्स की वजह से होता है, या लाइकोपीन के कारण होता है। तो आई होप कि आप लोगों को इसका भी आंसर का काफ़ी पता ही होगा, क्योंकि आप लोगों ने अगर पढ़े हैं तो इनके ऑप्शन को भी देखकर आप आराम से पता लगा सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पश्मीना एक नस्ल है, तो पश्मीना ऊन भी होती है और एक नस्ल भी है, तो वो किसकी है? तो मैं बात करूँ कि आपके सामने पश्मीना ऊन, उसका भी क्वेश्चन आगे आ जाएगा, तो उसकी अपन आगे बात करेंगे। तो पश्मीना नस्ल किसकी है? तो अपने पास में है ऑप्शन 1 भैंस की है, गाय की है, या फिर बकरी की है, या भेड़ की है। तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा कि जो पश्मीना नस्ल है वो किसकी है, वो आपकी बकरी की होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। तो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपका मुंहपका बीमारी का मुख्य लक्षण क्या होता है? जो आपका खुरपका मुंहपका या फूड एंड माउथ डिजीज़ होती है वो उसका मुख्य लक्षण कहाँ पे होता है? तो वो धसी हुई आंखों के पास में होता है, या मुंह और पैरों के में छाले पड़ जाते हैं, या खूनी दस्त हो जाते हैं, या नाड़ी और हृदय की तेज़ दर हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला, आई होप सभी को पता है कि ये वायरस जनित रोग है, और इससे क्या होता है कि मुंह और पैरों के ऊपर क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं, जिसके लिए अपने को क्या करवाना पड़ता है? जो इसके पाचन स्नान है वो करवाना पड़ता है, या नीले थोथे से भी इसके धोने पड़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, आनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? ये मैं बात करूँ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसे कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है, या फिशर कहा जाता है, या जॉनसन होता है, या आपका मेडल होता है। तो आई होप सभी लोगों को पता ही होगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जो मेडल है उसे अपन क्या कहते हैं? आनुवांशिकी का फादर या जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, जो गुलाब का व्यावसायिक पौध प्रवर्धन किया जाता है, तो जो आपका गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन है वो किसके द्वारा किया जाता है? टी कलिकायन द्वारा, बीज के द्वारा, चिप कलिकायन द्वारा, या वलय कलिकायन द्वारा? वलय को रिंग बडिंग भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को, आई होप कि सभी लोगों को पता ही होगा। जो इसके अंदर टी बडिंग होती है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? इसके अंदर आपका प्रवर्धन किया जाता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी पूछा गया है, जो आपके स्टेट एग्रीकल्चर एंट्रांस होते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके अंदर भी पूछा गया है। काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आई होप कि ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए।
तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि काफ़ी बार सीड रेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बीज दर से रिलेटेड आते हैं। तो कुछ ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जिनकी ये सीड दर वगैरह पूछी जाती है, जैसे कि मैं बात करूँ राइस वगैरह की हो गई, मेज वगैरह हो गया, इनकी काफ़ी बार पूछी जाती है, या बाजरे वगैरह हो गया, या अरहर वगैरह हो गया। तो जैसे कि आप लोगों के सामने आ रहा है क्वेश्चन कि अरहर का बीज दर कितना है, तो पर हेक्टेयर का बताना है। 8 से 10 पर हेक्टेयर होता है, या 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर होता है, या 12 से 15 केजी होता है, या 15 से 18 केजी इसकी हेक्टेयर पर हेक्टेयर होती है बीज दर। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, आई होप सभी को पता ही होगा, जो 12 से 15 केजी होती है वो अरहर का क्या रखा जाता है, बीज दर रखी जाती है। तो फ्रेंड्स मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, और उसका लिंक भी अपन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लोगे, वहाँ से आंसर विथ ये पेपर मिल जाएगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। गंदी बग एक महत्वपूर्ण कीट है, तो जो ये गंदी बग होती है वो किसके अंदर होती है, जो मुख्य कीट है ये किसका है, गेहूँ का है, बैंगन का है, कपास का है, या फिर धान का है। तो आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो गंदी बग होती है वो किस में लगती है, तो धान के अंतर्गत क्या होती है, आपकी गंदी बग लगती है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, जो किन्नों है, किन्नों की संकर किस्म है, किन्नों की जो संकर किस्म है वो कौन सी है, लाइम, नारंगी, मैंडरीन, या लेमन, ये किसकी है ना। किन्नों किसकी जो संकर किस्म है, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ मैं किससे बनाई गई है ना, किसके द्वारा तैयार की गई है। तो ये क्या होगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैंडरीन, मैंडरीन के क्रॉस से या फिर मैंडरीन से ये किस्म तैयार की गई है किन्नों। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि IVLP का अर्थ है। तो जो आपके पास में आ रहा है IVLP, तो IVLP का अर्थ क्या है, ग्राम स्तर कार्यक्रम के लिए विचार, या स्थागत ग्राम सहलगनता कार्यक्रम, भारतीय ग्राम स्तरीय कार्यक्रम, या अंतर्राष्ट्रीय ग्राम स्तरीय कार्यक्रम। तो आई होप कि इसका भी आप लोगों को पता ही होगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो संस्थागत, जो संस्था के द्वारा संस्थागत ग्राम सहलगनता कार्यक्रम हो जाएगा, इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम हो जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1 एकड़ के लिए रूपांतरित इकाई है, तो 1 एकड़ के लिए अपन रूपांतरित जो इकाई जो आपको डिजिट दी गई है उनमें से कौन सी होती है, कि 2.47 हेक्टेयर हो जाएगी, या फिर 0.405 हेक्टेयर हो जाएगी, या 1.287 हेक्टेयर हो जाएगी, या 2.832 हेक्टेयर हो जाएगी। तो आपके सामने चारों ऑप्शन है। तो आई होप सब लोगों को इसका राइट आंसर आता ही होगा कि जो 1 एकड़ की बात करते हैं ना, तब इसके अंदर जो राइट आंसर होने वाला है 0.405 हेक्टेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, और आई होप कि आप लोगों को भी ये आता ही होगा कि जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है। तो जेमर जेली में से एक क्वेश्चन कंफर्म ही आता है, या तो उसके डिजिट में से आओ, या फिर उसके कौन सा फल उसके लिए उपयुक्त होता है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। तो अंगूर होता है, अमरूद होता है, पपीता होता है, या आम होता है। तो आई होप सभी लोगों को पता है कि जेली बनाने के लिए आपका अमरूद हो जाएगा, और अगर जैम की मैं बात करूँ, जैम के लिए आपका सेब उपयुक्त फल हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम वानस्पतिक नाम किसका है। तो ये भी आपको सभी के वानस्पतिक नाम तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको साइंटिफिक नेम से पूछे जाते हैं। तो चलो बात करते हैं इसके नाम की। इसका वानस्पतिक नाम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, किसका नाम है, आलू का है, या फिर टमाटर का है, या प्याज का है, या आंवले का है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम किसका है, तो ये किसका हो जाएगा, आपका टमाटर का नाम हो जाएगा। और जो आपका सोलेनम ट्यूबरोसम किसका होता है, आलू का होता है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इकाइनोक्लोआ और फ्रेंटेसिया वानस्पतिक नाम किसका है। इकाइनोक्लोआ फ्रेंटेसिया किसका नाम है, बाजरे का है, रागी का है, सावा का है, या ज्वार का है। तो अगर आप ऑप्शनों को भी अगर गौर से पढ़ोगे तो उसके अनुसार भी अगर आपका थोड़ा बहुत रिवीजन किया हुआ है तो उससे भी आप आंसर दे सकते हो। तो जो इसका राइट आंसर होगा कि जो सावा है उसका क्या नाम हो जाएगा, इकाइनोक्लोआ फर्मेंटेसिया। ओके, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था, है ना। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो किस वर्ष के अंतर्गत आपका स्टार्ट हुआ था।
तो आपके सामने ऑप्शन दिख ही रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1965, ऑप्शन नंबर 2 है 1952 और ऑप्शन नंबर 3 है 1968 और ऑप्शन नंबर 4 है 1958। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, ट्रैक्टर इंजन स्टार्ट करते समय रखते हैं प्रथम गियर में, द्वितीय गियर में, न्यूट्रल गियर में या टॉप गियर में। अगर कृषि से जुड़े हुए हो तभी आप इसका आप आसानी से आंसर दे सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत सोचोगे तो भी इसका आंसर दिया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा न्यूट्रल गियर में, क्योंकि गियर में होती है तब अपन स्टार्ट नहीं करते। आपको पता ही है कि न्यूट्रल करके अपन उसको स्टार्ट करते हैं, फिर अपन उसके अंदर गियर लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। जो पहला सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में, बेंगलुरु में, इम्फाल में या शांतिनिकेतन में। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी काफ़ी पता ही होगा कि इम्फाल के अंदर है, तो वो अपना पहला क्या हो जाएगा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। इसके अलावा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, रोपण के लिए जो गन्ने के एक टुकड़े में कितनी आँखें होनी चाहिए? कि जो अपन गन्ने की बुआई करते हैं उसके एक टुकड़ा होता है, तो उनको टुकड़ों को क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। तो उन टुकड़ों को या सीड को वो एक सीड के अंदर अपने कितनी आँखें होनी चाहिए? तो 3 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आई होप सभी लोगों को पता ही होगा कि उसके लिए कितनी आँखें होनी चाहिए? 3 आँखें होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अब बात करते हैं सब्जी की खेती को क्या कहा जाता है। तो अपन ने हॉर्टिकल्चर के इतने अच्छे अच्छे लेक्चर डाल रखे हैं पहले से ही, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। तो उसके अंदर फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ओलेरिकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आई होप सभी लोगों को पता होगा कि जो ओलेरिकल्चर होती है तो उसके अंदर क्या करते हैं ओलेरियोस प्लस कल्चरा, जिसके अंदर पॉड या फिर हर्ब्स का अपन क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। तो सब्जी विज्ञान किसके अंतर्गत आ जाएगी? ओलेरिकल्चर के अंतर्गत। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्डम मिक्सर के आविष्कारक कौन है? मिलार्डेट है या हार्डिन है या फंक है या नोबेल है? तो इसका जो राइट आंसर है आई होप सभी को पता ही होगा, जो मिलार्डेट थे इन्होंने बोर्डम मिक्सर का आविष्कार किया था। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस हेरो की कार्य क्षमता सर्वाधिक होती है? कि जो हेरो अपन यूज़ करते हैं तो उसकी कार्य क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? अपन ने हेरो से याद आता है टिलेज के अंदर ही अपन हेरो और जो प्लाऊ वगैरह है वो यूज़ करते हैं। अपन ने पहले ही वीडियो डाला था, उसके अंदर आप आसानी से टिलेज प्रोग्राम को आप समझ सकते हैं और प्राथमिक द्वितीय के टिलेज के अंतर्गत जो भी इम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं उनको आसानी से आप याद कर सकते हो वहाँ वीडियो देख के। तो चलिए बात करते हैं। तो आपके सामने जो सर्वाधिक कार्य क्षमता होती है वो किसकी होती है? तो वो होती है डिस्क हेरो की, या आपके सामने लीवर हेरो, या फिर मैं बात करूं तिकोनिया हेरो होता है उसकी, या खूंटीदार हेरो होता है उसका होता है। तो जो सर्वाधिक कार्य क्षमता होती है वो किसकी होती है फ्रेंड्स? सभी लोगों को पता ही होगा कि जो अपना डिस्क हेरो होता है उसके अंतर्गत सर्वाधिक क्या होती है? कार्य क्षमता सर्वाधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लांचिंग आवश्यकता क्रिया किस होती है? तो जो ब्लांचिंग की जाती है वो किसके अंतर्गत की जाती है? ये क्रिया किसके अंतर्गत की जाती है? तो फर्स्ट है आम है, दूसरा है मक्का है, तीसरा है फूलगोभी और चौथा है राजमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? फूलगोभी के अंदर ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, आम के आम्रपालिका संकरण है। तो आम के अंदर ये 4-5 है उनकी NDRA, या फिर मैं बात करूँ NDM, RAS, ऐसे कई क्रॉस हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक भी वगैरह भी है। तो आप उनको तो एक रट के ही जाए, हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 100% इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए इसके आम्रपाली की बात करते हैं। तो अपने पास में पहला ऑप्शन आता है दशहरी नीलम, या फिर दूसरा आता है नीलम अल्फांसो, या तीसरा आता है नीलम दशहरी, या फिर चौथा आता है रत्ना या अल्फांसो। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका? दशहरी एंड नीलम। तो इसकी अगर ट्रिक बताऊँ तो इसके अंदर DNA याद करना था आपको, DNA। D से दशहरी हो जाएगा, N से नीलम हो जाएगा और A फॉर आम्रपाली। तो DNA करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसे ही आपके सामने कई और आते हैं, जैसे RAS,
जो आपका सिंधु का है तो आर से रत्ना हो जाएगा, ए से आम्रपाली हो जाएगा, एस फॉर सिंधु हो जाएगा। तो ऐसे ही आप आसानी से याद कर सकते हैं। और इन संस्करणों को तो आप 100% याद रखिए, क्योंकि इनसे 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने आता है कि लीची का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है यूएसए, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा भारत, चौथा है चाइना या चीन है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स? तो इसका चाइना हो जाएगा। लीची का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? चाइना, या ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। जो भारत का, वो अपन ने पहले बात की थी, जो इम्फाल वाला था वो सेंट्रल कृषि विश्वविद्यालय था, और अपन बात करें भारत का पहला, है ना। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? तो TNAU कोयम्बटूर, यानी कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर है, UAS बेंगलुरु, या फिर GBAUAT पंतनगर, या PAU लुधियाना। तो अगर आप इंग्लिश में देखोगे ये ऑप्शन इसके अंदर हिंदी के अंदर ही डाला गया है, अगर इंग्लिश में देखोगे तो और भी आसानी रहेगी। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो अपना प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो अपनी पंतनगर वाली है वो क्या होगी? प्रथम कृषि विश्वविद्यालय होगी। मैंने सेंटर का नाम नहीं लिया है इसके अंदर, केंद्रीय बात नहीं की है। हाँ, तो प्रथम कौन सी हो जाएगी? जो आपकी GBAUAT पंतनगर वाली पहले क्या हो जाएगी? प्रथम कृषि विश्वविद्यालय हो जाएगी। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, मक्के में कायिक गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मक्के के अंदर जो कायिक गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? आई होप सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 20, और सेकंड है 40, ऑप्शन नंबर थर्ड है 28, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 14। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स? तो जो 20 होते हैं इसके अंतर्गत क्या होंगे? कायिक गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी। और ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी कई बार सोल्व कर चुके हैं। कई प्रश्नोत्तरी के अंदर आया हुआ है कि भारतीय हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर BP पाल हैं, या डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं, या डॉक्टर BL चोपड़ा हैं, या डॉक्टर V कुरियन होगा। तो अगर मैं बात करूँ जो भारतीय हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, आई होप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो MS स्वामीनाथन है इसे क्या कहा जाता है? अपने हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। और अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड के अंदर तो एनी बोरलॉग को माना जाता है विश्व का हरित क्रांति का जनक। कौन होगा? एनी बोरलॉग। इसके साथ साथ ही मैं बात करूं जो अपने प्लांट बिल्डर थे एक BP पाल, डॉक्टर BP पाल, तो या फिर अपन बोल सकते हैं कि ये गुलाब के प्रजनक भी थे। उन्होंने गुलाब की भी काफ़ी वैरायटियाँ निकाली थी, गुलाब के ऊपर भी अच्छा रिसर्च किया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अपने पास में एक ऑप्शन आता है V कुरियन या वर्गीस कुरियन। तो ये अपने क्या हो जाएंगे? दूध से उत्पादकता में, या अपन बात करें कि जो वाइट रिवोल्यूशन है उसके जनक किसे कहते हैं? वर्गीस कुरियन को। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ उनमें से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है, इनमें से बात करेंगे नकदी फसल कौन सी नहीं है। तो नकदी फसल किसे बोलते हैं कि अपन डायरेक्ट ही बस क्रॉप के अंदर होगी और उससे डायरेक्ट अपन सेल कर देते हैं। तो इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जिसको नहीं कर सकते अपन? तो नकदी फसल नहीं है। तो क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ आप लोगों को विशेष ध्यान रखें कि उसके अंदर है पूछ रहा है या नहीं है, क्या पूछ रहा है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 है गन्ना, ऑप्शन नंबर 2 है कपास, ऑप्शन नंबर 3 मूंगफली, ऑप्शन नंबर 4 है धान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका धान है वो क्या हो जाएगा? ये नकदी फसल नहीं होगा, क्योंकि गन्ना अपने पास में हुआ क्रॉप, फिर उसको अपन डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। कपास होता है तो उसके जो भी निकलता है अपने पास में बॉल वगैरह, है ना, तो उनसे जो कपास प्राप्त होता है अपन उसको भी डायरेक्ट नकदी फसल के रूप में अपन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में आता है आलू, वो भी आपकी नकदी फसल में आती है, मूंगफली भी नकदी फसल में, लेकिन इनमें से नहीं है तो धान नहीं होगा, क्योंकि धान की हार्वेस्टिंग के बाद में उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद में ही अपन सेल कर पाते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि पौधे पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ दिखाई देते हैं। तो निचली पत्तियों पर, मध्यम पत्तियों पर, शीर्ष पत्तियों पर, या सभी पत्तियों पर। तो ऑप्शन नंबर 30 का क्या राइट आंसर होने वाला है? जो कैल्शियम की कमी होगी वो कहाँ पे दिखाई देगी फ्रेंड्स? ऑब्वियसली बात है, सभी को पता ही होगा, जो शीर्ष पत्तियाँ होती है उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके सामने जैसे कि ये एक पौधा है तो इसके अंदर ये पुरानी पत्तियाँ लगी हुई होती है, उसके ऊपर ये मध्यम पत्तियाँ होती है, और फिर उसके ऊपर जो आती है ये नई पत्तियाँ होती है, या फिर ये ऊपर वाली होती है वो आपकी कौन सी होती है? शीर्ष। तो शीर्ष के अंतर्गत क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोगों को जो एक तो कैल्शियम की कमी होगी और एक बोरॉन की कमी होगी, वो कहाँ पे दिखती है फ्रेंड्स? जो भी आपकी शीर्ष भाग पे दिखती है। अगर मैं बात करूँ मध्यम की,
तो मध्यम के अंदर आपके जिंक आ जाएगा। जिंक की कमी हमेशा मध्यम पे दिखती है और बाद में फिर पूरे पौधे पे दिखना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जिंक की क्या आएगी, मध्यम के अंदर। अगर मैं बात करूँ नीचे या पुरानी पत्तियों के ऊपर, तो इसके अंदर कौन सी आएगी, NPK MgMO, NPK MgMO। तो इनके जो कमी के लक्षण है वो कहाँ पे, नीचे वाली पत्तियों पे दिखाई देंगे या पुरानी पत्तियों पे दिखाई देंगे। और इसके अलावा जो भी बच रहे हैं अपने पोषक तत्वों में 17 में से, तो वो कहाँ पे आ जाएंगे, नई पुरानी पत्तियों में। तो आई होप आप लोगों को ये भी याद हो गए होंगे। इसके साथ साथ ही तो आपको पता चल गया कि जो शीर्ष पत्तियाँ होगी वहाँ पे कैल्शियम की और किसकी, बोरोन की कमी होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एंथ्रेक्स एक गंभीर बीमारी है, वो पशुओं की है या फिर मुर्गी की है, मछली की है, या तीनों में सभी या सभी की है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता ही है कि पशुओं के अंदर ही होता है एंथ्रेक्स। और एंथ्रेक्स ही जो क्या हो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और ये क्या होता है कि पशुओं से, जो कि मेनली सिप वगैरह में कई बार हो जाता है, तो सिप से क्या हो जाता है कि ह्यूमन के अंदर या मानव के अंदर भी फैल जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि ऐसा कौन सी बीमारी है जो पशु से मनुष्य के अंदर फैल जाती है, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, एंथ्रेक्स। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, कोशिका द्रव्य नरबंध्यता का उपयोग किया जाता है ना। तो जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, विशुद्ध वंशक्रम वरण में, या पुंज विधि में, या संकरण बीज उत्पादन में, या संतति परीक्षण के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संकर बीज उत्पादन के अंतर्गत अपन इसका यूज़ करते हैं। और काफ़ी वेराइटियाँ भी आती है जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी वाली वेराइटियाँ होती है, तो उससे ब्रीडर तैयार करते हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, डीसकरिंग की क्रिया किस किया जाता है। तो डीसकरिंग की क्रिया होती है तो वो किस में की जाती है। तो डीसकरिंग की क्रिया का अपन ने ट्रिक भी बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, इसकी डाली हुई है किस में की जाती है और उसके अंदर और क्या क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं पहले, आलू और टमाटर, गन्ना या तंबाकू। तो डीसकरिंग की क्रिया होती है वो आपकी किस में की जाती है, तंबाकू के अंतर्गत की जाती है। तंबाकू के अंदर डीसकरिंग ही नहीं, इसके अलावा 3-4 क्रियाएँ और की जाती है, तो उसकी भी अपन ने ट्रिक बनाई हुई है, जैसे कि अपन बोलते हैं, है ना। तो डीसकरिंग वगैरह हो गई अपने पास में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, भारत के किस राज्य को फलों को कटोरा कहा जाता है, फलों का कटोरा कहा जाता है। तो कर्नाटका, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश को। तो फलों का कटोरा किसे कहा जाता है। तो आई होप सब लोगों को, आप लोगों को पता ही होगा कि जो आपका कर्नाटका है उसे क्या कहा जाता है, फलों का कटोरा। इसके अलावा मैं बात करूं, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस अक्टूबर, 20 अक्टूबर या 22 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 30 अक्टूबर। तो मैंने इसकी भी एक शानदार ट्रिक बताई थी आपको, जितने भी कृषि के जितने भी डेज वगैरह हैं उनको आसान तरीके से याद कर सको, तो उसकी एक शानदार ट्रिक बनाई हुई है, तो उससे आप जाके याद कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये कब आता है, 16 अक्टूबर को। और मैंने बताया था कि जैसे कि कबूतर है, अक्टूबर से आप कबूतर को कोरिलेट करोगे, तो एक अगर जनरली कोई व्यक्ति काम करता है तो 8 घंटे का काम करना ही पड़ता है। गवर्नमेंट जो ड्यूटी होती है वो कितनी होती है, 8 घंटे की होती है। तो इसके अलावा मैं बात करूं कि 8 घंटे की ड्यूटी की जाती है, तो अगर कबूतर अपना भोजन पाने के लिए 8 घंटे के अंदर कंप्लीट काम नहीं करता, तो 8 के बजाय वो डबल मेहनत करता है, यानी कि 8 दूनी 16 घंटे वो वर्क करता है। तो 16 अपने वहाँ से आ जाएगा और अक्टूबर से कबूतर आ जाएगा। तो 16 अक्टूबर आप आसानी से याद कर सकते हो कि जो खाद्य दिवस होता है वो 16 अक्टूबर को बनाया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ, सिट्रस कैंकर किसके कारण होता है। सिट्रस कैंकर किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, निमेटोड के कारण होता है, शैवाल के कारण होता है, या कवक के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या है, जीवाणु के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा इसका क्या होता है, सिट्रस कैंकर रोग होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, निम्न में से कौन सी एक रबी मौसम की फसल है। इसमें से बताना है कि अपने को रबी की फसल कौन सी है। तो अलसी होगा, जूट होगा, मक्का होगा या रागी होगा। तो आई होप सभी लोगों को पता होगा कि जो अलसी होती है वो आपके क्या हो जाएगी, रबी मौसम की फसल हो जाएगी। बट अगर मैं बात करूँ मैं मक्के की, तो मक्का क्या है कि रबी और खरीफ दोनों के अंदर उगाया जाता है, लेकिन मुख्यतः जो होती है वो क्या होती है, खरीफ की होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि पपीते का व्यावसायिक परिवर्धन किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो पपीते का व्यावसायिक परिवर्धन होता है बीज के द्वारा, जड़ के द्वारा, या कलिकायन के द्वारा, या कलन बंधन के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, आई होप सभी को पता है कि
पपीता का हमेशा व्यावसायिक परिवर्धन या वैश्विक परिवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा ही किया जाता है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोफरी चिप्सोना फर्स्ट एक लोकप्रिय प्रजाति है या फिर वैरायटी है? प्रजाति की जगह वैरायटी भी आप याद कर सकते हो, प्रजाति देता है BHU के अंदर। ये सबसे बड़ा है कि वैरायटी ना लिखा है, वो क्या देता है? प्रजाति। तो कोफरी चिप्सोना किसकी वैरायटी है? तो प्याज की है, बैंगन की है, आलू है या टमाटर की है? तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कोफरी नाम आते ही पता चल जाता है कि आलू की कहाँ है, क्या होगी? कोफरी चिप्सोना। नेक्स्ट बात करूँ मैं, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है या किसको मापने के लिए किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापता है या तापमान नापता है या पाला नापता है या वर्षा नापता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा आपका? जो हाइग्रोमीटर होता है वो ह्यूमिडिटी या आर्द्रता को मापने का काम करता है। अगर इसके अलावा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आप लोगों के सामने बात करूं, ड्रिप सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन प्रणाली का शुरुआत किया गया था। तो सबसे पहले जो ड्रिप इरिगेशन का शुरुआत की गई थी वो कहाँ की गई थी? भारत में, इजराइल में, हॉलैंड में या चीन में? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है कि सिमका ब्लास ने किया था और इजराइल में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और ये भी काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये भी याद रखें फ्रेंड्स। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके सामने कि लासो शाकनाशी का व्यापारिक नाम क्या है? तो आपको ऐसे ही नाम दे देते हैं और उसका व्यापारिक नाम पूछा जाता है। तो किसका नाम है लासो, किसे बोला जाता है, किसका व्यापारिक नाम है? तो सभी के व्यापारिक नाम होते हैं, उनके याद होना जरूरी है फ्रेंड्स आप लोगों को। तो लासो किसका है? तो बात करते हैं एट्राजिन का है, एलाक्लोर का है, ब्यूटाफ्लोर का है या आइसोप्रोटोलोन का है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो? एलाक्लोर का क्या हो जाएगा? लासो नाम होता है। इसके अंदर लासो में ला आ रहा है और एला में भी ला आ रहा है, तो एलाक्लोर उससे भी कोरिलेट करके आप याद कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ, ये भी काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि टिक्का बीमारी एक आम बीमारी है कि टिक्का बीमारी लगती है वो किसके अंतर्गत लगती है? तो इसकी भी अपन ने ट्रिक यानी कि बीमारियाँ होती है इसकी एक शानदार वीडियो बना के रखी हुई है कि जैसे कि बच्चा अगर टीका लगवा के आता है तो अपन उसको 12 के क्या खिलाते हैं? मूंगफली खिलाते हैं, उससे वो क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। तो टिक्का बीमारी किससे हो जाएगी? मूंगफली से आपकी सही हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, मेरिनो नस्ल की भेड़ों की उत्पत्ति स्थान है, मेरिनो की जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है? मैक्सिको में है, स्पेन है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका में है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आप सभी लोगों को पता ही है कि जो स्पेन है, तो मेरिनो का उत्पत्ति स्थान कौन सा हो जाएगा आपका? स्पेन। इनमें से भी भेड़ के अंदर से 2 या 3 क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, भैंस में दूध देने की अवधि होती है, भैंस के अंदर दूध देने की अवधि होती है, इसके अंतर्गत आपको लोगों को गेस्टेशन पीरियड वगैरह ये नहीं पूछा है, इसमें दूध देने की अवधि पूछा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन को आप आसान यानी कि सावधानी से पढ़े और अच्छे से पढ़े कि पूछना क्या चाह रहा है वो पता होना चाहिए। तो 180 दिन होती है, 210 दिन होती है, 270 दिन होता है, 300 दिन होता है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत पूछा गया है कि इसमें दूध देने की अवधि होती है, तो इसका गेस्टेशन पीरियड पूछा गया है कि जो आपका गेस्टेशन पीरियड होता है इसके अंतर्गत जो भैंस का होता है वो 310 दिन होते हैं, है ना। तो आप क्वेश्चन को ऐसे ही ना पढ़े, एकदम गौर से पढ़ें। तो इसके अंतर्गत जो पूछा गया है वो गलत दिया गया है, तो इसके अंदर गेस्टेशन पीरियड पूछा है, ये प्रिंटिंग मिस प्रिंटिंग प्रॉब्लम है थोड़ी, है ना। तो आप लोग इतने तो समझदार होंगे कि समझ जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। आपके पास में गेहूं की फसल की बीज दर होती है, गेहूं की फसल होती है उसकी बीज दर कितनी होती है? 80 से 100 kg हेक्टेयर होती है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की संतुष्टि की जाती है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है या MSP, है ना, होती है, तो उसकी कौन करता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस की स्तुति कौन करता है? तो ACI या ICAR करता है या कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है या फिर नाबार्ड करता है? तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही है कि इसकी कौन करता है, तो CACP करता है। तो CACP भी अगर आपके आंसर में आए तो आप वो भी कर सकते। कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है इसकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इसका, अपन ने पहले वाला क्वेश्चन को सोल्व किया, गेहूं की फसल की बीज दर होती है वो 80 से 100 बताया, इसकी 80 से 100 ना होकर के क्या होगी? 100 से 120 kg हेक्टेयर हो जाएगा। वो थोड़ा क्या है कि क्वेश्चन ऑप्शन अपन ने पढ़े नहीं डायरेक्ट आंसर के चक्कर में, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जनरली जो रखी जाती है गेहूँ की बीज दर वो क्या रखी जाती है 100 से 120। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी का पीएच संकेत देता है, तो अम्लीयता को देता है या फिर क्षारीयता को, या अम्लीयता क्षारीयता दोनों को, या पोषक स्तर को देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो आप लोगों को पता ही है कि पीएच स्केल के द्वारा अम्लीयता और क्षारीयता दोनों ही अपन जांच करते हैं कि पीएच कम होगा तो अम्लीय होगा और ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। तो इसका राइट आंसर भी वही हो जाएगा, आपका थर्ड हो जाएगा। अम्लीयता और क्षारीयता दोनों को ये डिनोट करता है, ये संकेत देता है उसका। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, जो अनिष्टकारी खरपतवार कांग्रेस घास जिससे कि पार्थेनियम हिस्टेरोफेरस बोला जाता है, भारत में कहाँ से आया? तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो आपका कांग्रेस घास है वो कहाँ से आयातित है या कहाँ से आया है? तो चीन से आया है, यूएसए से आया है, या जापान से आया है, या यूके से आया है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? यूएसए से। जो अपने इंडिया के अंदर आया है ये खरपतवार, तो कहाँ से आया है? यूएसए से आया है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की मैं बात करूँ, विश्व में धान उत्पादन करने वाली अग्रणीय देश है, विश्व के अंदर धान उत्पादन करने वाला अग्रणीय देश कौन सा है, कि सर्वाधिक जो धान उत्पादन होता है वो किस में होता है? तो फर्स्ट है रूस, दूसरा यूएसए, तीसरा भारत और चौथा चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन के अंतर्गत सर्वाधिक राइस उत्पादन होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहेंगे। चलो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में। ओके, थैंक यू।